एक पुरानी कहावत है, जाति ना पूछो साधु की, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में यह कहावत बेमानी हो जाती है। कास्ट पॉलिटिक्स की पटरी पर दौड़ती देश की राजनीति में जातिवाद सबसे बड़ा और पहला मुद्दा होता है। अब जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, तो एक बार फिर से पूरे देश में जातिगत आंकड़ों पर बहस तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जातियों का समीकरण साधने में जुटी है, लेकिन हाल फिलहाल में संघ के एक बयान ने सत्ता पक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा कर दिया, तो विपक्षी गठबंधन को हमले का मौका भी दे दिया और कास्ट पॉलिटिक्स पर शुरू हुए इस ताजा घमासान ने चुनावी तैयारियों में एक नया ट्विस्ट भी ला दिया है। SC, ST, OBC के लिए PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे। सबसे अधिक MP OBC के संसद में बीजेपी के हैं कि नहीं। 2024 की शुरू तैयारी, जाति गणना पर मारामारी। जाति गणना पर संघ की ना, चुनाव में बीजेपी करेगी क्या? इंडिया का बड़ा हथियार, जाति जनगणना पर आर पार। राजनीति के पिच पर धर्म और जाति की गुगली हर बार असरदार रही और लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना के जरिए शुरू हुई कास्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर सियासत के गलियारों का हॉट टॉपिक बन चुका। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने पहले ही सरगर्मी बढ़ा दी थी। जातीय गणना का विरोध करने वाली बीजेपी भी मुद्दे भी नजर आ रही थी, लेकिन अब संघ के विरोध ने देश की सियासत में अलग बहस शुरू कर दी। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद विपक्ष इस बड़े मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठा रही है। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर भी अड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कहना है कि बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो मांग कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का, वो उसके विरोध में है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों और मंत्रियों के लिए एक बौद्धिक वर्ग का आयोजन किया। इस दौरान संघ के विदर्भ सर संघचालक श्रीधर घारगे ने विधायकों के सामने जातिवार जनगणना पर संघ की सोच भी स्पष्ट कर दी। संघ के विदर्भ सर संघचालक श्रीधर घारगे ने जाति जनगणना पर कहा, जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। श्रीधर घारगे ने सवाल भी किया कि इससे क्या हासिल होगा। घारगे ने साफ किया कि इस तरह की कवायद से कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे ये डेटा मिलेगा कि किसी निश्चित जाति की आबादी कितनी है। श्रीधर घारगे ने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जातिगत व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है तो करना क्यों? कि आखिरकार जनगणना करेंगे तो डिस्प्ले भी करेंगे, और डिस्प्ले करेंगे तो हर एक को अपनी अपनी शक्ति पता चलेगी। तो शक्ति का उपयोग जो होता है, जो कम होगा वो दबा रहेगा, जो ज्यादा होगा वो कुछ न कुछ करते जाएगा। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है। बीजेपी की चुनावी रणनीति से लेकर नेतृत्व तय करने में आरएसएस के मत और पसंद के काफी मायने हैं, लेकिन जातीय जनगणना पर आरएसएस की सोच ने बीजेपी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी भले ही विधानसभा की परीक्षा में मेरिट से पास हो गई, लेकिन 2024 में मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया अलायंस होना तय है और कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल बिहार की तर्ज पर देश के राज्यों में जातीय गणना कराने का मुद्दा जोर शोर से लेकर चल रहे हैं। और यही वजह है कि संघ के बयान पर भले ही बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आई हो, लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों ने संघ के बयान को खारिज करते हुए देश में जातीय जनगणना कराए जाने का समर्थन किया है। यहाँ तो इतनी विसंगति पहले से है कि पहले विसंगति तो दूर हो तो जनगणना की जो जातियां अनुसूचित में उसे पिछड़े में गिनवा रहे हैं। भाई जो ये केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रैकबार बाथम तुरैया अनुसूचित में सूची में है और 1991 तक अनुसूचित में गिना गया। अब इन लोगों ने धोखे से उसको पिछड़े में डाल दिया, पिछड़े में गिनवा के इसका हक हिस्सा छीन रहे हैं। तो ये गिनती के बहाने
ये फिर गिनवाना चाहते हैं कि निषाद लोग पिछड़ी में गिन जाते तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते, ये लोकसभा विधानसभा विधान परिषद नहीं लड़ पाते। हम चाहते हैं कि पहले इनकी विसंगति दूर हो, जो जातियां जहां निर्धारित हैं और सदन से निर्धारित हैं, देश की संविधान से निर्धारित हैं, तो संविधान के मुताबिक जो जातियां जहां हैं वहां गिना जाए। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। देश में कास्ट सेंसस होनी चाहिए। देश की सामाजिक संरचना का आधार हमारी जाति व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि जातीय जनगणना होने से देश खंडित हो जाएगा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर अलग अलग भाषाओं के रहते ये देश खंडित नहीं हो सकता, अलग अलग खान पान रहन सहन तीज त्योहार के रहते ये देश एक रह सकता है, तो अलग अलग जातियों के रहते ये देश हमेशा एक रहा है, एक है, एक रहेगा। 5 राज्यों में जनता ने नकार दिया। चिल्ला तो रही थी कांग्रेस। उसी कांग्रेस की बात जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो लोकसभा के अंदर वो बिल को किसने फाड़ा था? राहुल जी ने ही फाड़ा था ना। जब सत्ता में रहते हैं कहते हैं कि प्रदेश में सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी मिलीजुली केंद्र में ना, फिर इन लोगों ने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे अखिलेश जी खुद 5 साल, इन्होंने क्यों नहीं कराया? मायावती जी क्यों नहीं कराई? ये सत्ता में रहते हैं तो इनको दिखाई नहीं देता है, सत्ता से बेदखल होने के बाद इनको सारी चीजें याद आती हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की जातीय जनगणना की रणनीति बीजेपी के लिए शुरू से गले की हड्डी बनी हुई। बिहार में जातीय गणना के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध करती आई, लेकिन चुनावी मैदान में जैसे जैसे जाति गणना का मुद्दा हॉट टॉपिक बनता रहा, बीजेपी ने भी अपने स्टैंड को बदलने की कवायद शुरू कर दी। तारीखों और बयानों पर गौर करें तो 28 अगस्त केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा वापस ले लिया गया। सुबह अदालत में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि जनगणना से जुड़ा काम केंद्र सरकार ही करा सकती है। जनगणना किसी भी राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के दायरे में जनगणना कराना नहीं है, लेकिन शाम तक सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और नया हलफनामा दाखिल करते हुए पुराने को खारिज करने की मांग की। सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया और पहले वाले के 5वें पैराग्राफ में गलती की बात बताई। लेकिन 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया। हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम उसके बारे में देंगे। क्या काम किया शेड्यूल का, क्या काम किया शेड्यूल रहेगा। अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। 3 अक्टूबर यानी सर्वे रिपोर्ट पेश होने के अगले ही दिन ग्वालियर रैली से पीएम मोदी ने जाति गणना सर्वे पर हमला करते हुए इसे बंटवारे की राजनीति बताया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति गणना का जिक्र किए बगैर बड़ा हमला किया। मोहन भागवत ने विपक्ष पर समाज में भेदभाव और अलगाव पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है, ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। लेकिन 27 अक्टूबर को तेलंगाना में अमित शाह ने ओबीसी सीएम बनाए जाने की बात करके बड़ी चुनावी चाल चली। मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री
बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। 3 नवंबर को बीजेपी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने जातीय राजनीति की खिलाफत करते हुए विपक्ष पर हमला किया। हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगणना सर्वे की रिपोर्ट को छलावा करार दिया। सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। लेकिन 7 नवंबर को तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी सीएम की बात कहते हुए जातीय राजनीति को हवा दे दी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपीज है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। बिहार की जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। दरअसल जेडीयू बिहार में जाति की राजनीति करने के लिए ही पहचानी जाती है। वहीं जातिगत जनगणना के आंकड़े मंडल और कमंडल की राजनीति के नए दौर को हवा देने के लिए काफी है। चुनावी मौसम में बिहार की जातीय गणना ने कैसे बीजेपी की चिंता बढ़ाई है, आइए पहले आपको वो समझाते हैं। जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक जो जातियां 2024 में बीजेपी का साथ देंगी उनमें ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ 0.60%, ओबीसी में आने वाली जातियों में बनिया 2.31%, तेली 2.81%, सोनार 0.68% और हलवाई 0.60% शामिल है और ये कुल आंकड़ा 16.96% होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियों की बात करें तो चिराग पासवान 5.30% दुसाध, मुकेश सहनी 2.61% मल्लाह और जीतन राम मांझी की पार्टी हम 3.08% मुसहर जाति को साध सकती है। और इस तरह बीजेपी और एनडीए की 3 पार्टियों का कुल जातिगत आंकड़ा 27.95% तक पहुंचता दिख रहा है। हालांकि देश की राजनीति में मोदी फैक्टर को नजरअंदाज करना नामुमकिन है और मोदी सरकार की विश्वकर्मा योजना को आधार माना जाए तो बिहार की कुछ जातियां इस योजना के तहत पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा जताती हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि 0.25% मुसलमान दर्जी, 0.62% लोहार, 1.42% मुस्लिम धुनिया, 1.45% बढ़ई जाति बीजेपी के हक में जा सकते हैं और ऐसे में बीजेपी को बिहार में 31.69% जातियों का समर्थन हासिल हो सकता है। इन सब के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और आरएलजेपी के उपेंद्र कुशवाहा के नाम 4.21 कुशवाहा वोट बीजेपी के पाले में आ सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी का जातीय वोट आधार 35.90% तक पहुंच सकता है। लेकिन इस समीकरण के होने की उम्मीद ना के बराबर ही है। दूसरी तरफ बात करें बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़ी हुई इंडिया अलायंस की, तो यहां नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी जातीय पॉलिटिक्स में बीजेपी से बाजी मारती दिख रही है।
जातीय गणना के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथ यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, मुस्लिम 17.70%, कानू 2.21%, कुम्हार 1.40%, बढ़ई 1.45% है। यानी नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी के पास 44.10% जातीय वोट की ताकत नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर अनुसूचित जाति से एनडीए के दलों का 10.99% हटा भी दिया जाए तो भी 19.65% अनुसूचित जाति में से 8.66% हिस्सा नीतीश तेजस्वी के पाले में जा सकता है। और ऐसे में तेजस्वी और नीतीश के पास कुल 52.76% जातिगत वोट बैंक होगा। यानी बिहार में एनडीए के 31.69% के मुकाबले इंडिया का पलड़ा 52.76% से भारी नजर आ रहा है। देश में अगर कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है तो फिर अदर बैकवर्ड कास्ट का बोलबाला सबों को साफ दिखाई पड़ता है। अदर बैकवर्ड कास्ट और दलितों की राजनीति, ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जिसे साधने की कोशिश में हर राजनीतिक दल होता है और इसीलिए चुनाव की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित वर्ग को साधने में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की राजनीति का तो आधार ही ये दोनों वर्ग हैं। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन से अब मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं का ये आकलन है कि अगर ऐसा किया जाता है तो करीब 50 सीटें लोकसभा चुनाव में ज्यादा जीती जा सकती हैं। पीएम मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में मजबूत सींध लगाई और कई चुनावी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पार्टियों से ज्यादा ओबीसी समर्थन हासिल करती नजर भी आई। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में ओबीसी समुदाय के 54% मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया था, जो किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा था। दूसरी तरफ बीजेपी लहर की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और तो और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी खाता तक नहीं खोल सकी और दोनों पार्टियों की बुरी हालत के लिए ओबीसी वोट छिटकने को ही मुख्य वजह बताया गया। 2019 चुनाव के नतीजों ने सभी दलों के कान खड़े कर दिए। सपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने अपने छिटक रहे वोट बेस को सहेजने के लिए ओबीसी सम्मान को धार देने की रणनीति पर काम शुरू किया। कांग्रेस अपने लिए विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में जुटी रही, तो दूसरी तरफ एसपी और आरजेडी के नेताओं ने ओबीसी से जुड़े मामलों को लेकर आवाज उठाने का रास्ता चुना। जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी की कोशिशें रंग लाती भी नजर आईं। 2022 के यूपी चुनाव में एसपी को 32.3% वोट शेयर के साथ 111 सीटें मिली। वहीं बिहार में आरजेडी भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बावजूद 23.5% वोट शेयर के साथ 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी पेंच फंसाकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने की कोशिश की। तो अब इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ओबीसी समुदाय से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव पीएम कैंडिडेट के तौर पर रखकर बड़ी चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। आंकड़ों के हिसाब से देश की राजनीति में ओबीसी ताकत की बात करें तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला।
2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। 2024 में लोकसभा के चुनाव और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय। ऐसे में हर पार्टी हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही और महिला आरक्षण बिल और बिहार की जाति गणना के साथ ओबीसी समुदाय का हितैषी बनने की होड़ शुरू हो चुकी और जातीय जनगणना का मुद्दा भी आने वाले साल में देश के पॉलिटिक्स का हॉट टॉपिक बनना तय नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।